हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट आर्ट कॉम क्लासेस। तो स्वागत है आपका संसाधन एवं विकास के चैप्टर में। ये है कक्षा 10 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जहां से 2 से 6 मार्क्स तक के प्रश्न यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो बोर्ड के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे संसाधन की परिभाषा और उदाहरण लेंगे पेट्रोलियम का, और उसके साथ देखेंगे कुछ पॉइंट जो संसाधन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखना, मैं कुछ भी आपको रटवाऊंगा नहीं, बस समझाऊंगा। आप बस स्क्रीन पर देखते रहना और मेरी बात को ध्यान से समझते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मैंने पीपीटी बनाया है ताकि आप बेहतर नोट्स बना पाएं। तो बात करते हैं संसाधन एवं विकास के चैप्टर में। सबसे पहले संसाधन की परिभाषा। संसाधन की परिभाषा आखिर क्या है? देखिए, मैं आपको कुछ भी नहीं रटवाऊंगा। मैं परिभाषा को पहले एक बार पढ़ता हूँ। पर्यावरण में मौजूद वह वस्तुएं जिन्हें हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं तथा जिन्हें बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है व सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाते हैं। तो आप बचपन में तो आप ये सुने हैं कि जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसे संसाधन कहते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर 4 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा बताया। सबसे पहला कि प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। तो इसे हम उदाहरण से समझते हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे। तो सबसे पहले आपने पढ़ा कि वे वस्तुएं जिन्हें हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आप देखिए उदाहरण पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम से क्या बनता है? डीजल, प्लास्टिक आदि बनते हैं और यह परिवहन और उद्योगों में काम आता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रहा है। तो जो पहला शर्त है परिभाषा के अनुसार कि जो आवश्यकताओं को पूरा करे, तो वो वह यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पहला पॉइंट समझ आया होगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है कि प्रौद्योगिकी उपलब्ध होना चाहिए। और पेट्रोलियम के लिए देखो यहाँ पर प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जैसे तेल निकालने, शुद्ध करने व उपयोग करने की हमारे पास तकनीकी मौजूद है। मतलब यहाँ प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। तो देखा जाए तो परिभाषा की जो दूसरी शर्त है वो भी कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ भी नहीं रटवाया। देखिए, आर्थिक रूप से संभाव्य का पहले मतलब समझिए। जो हमारा तीसरा शर्त है परिभाषा के अनुसार कि आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए, संसाधन है तो आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए। तो इस परिभाषा, इस थोड़े शब्द को समझते हैं। तो आर्थिक रूप से संभाव्य का मतलब है कि जो व्यवहार्य हो। जैसे अगर हम उदाहरण लें, जैसे कोयला है, कोयले के लिए खनन करना है। तो मान के चलिए कोयला खनन में हमने 1000 रुपये खर्च किया, लेकिन हमें प्राप्त हुआ कोयला हमें 500 रुपये का ही प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आर्थिक रूप से देखा जाए तो संभाव्य नहीं है, मतलब आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। हमारा जो जेब का संसाधन है वो भी हमारा चला जा रहा है, उससे हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है, मतलब वो आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं है। और हमारा यहाँ पर तीसरा जो यहाँ पर मैंने लिखा है पेट्रोलियम के तीसरे पॉइंट में कि तेल निकालने की लागत से अधिक मूल्य प्राप्त होता है, अतः आर्थिक रूप से संभाव्य व व्यवहार है। मतलब जब हम पेट्रोलियम को ज़मीन के नीचे से निकालते हैं तो वो आर्थिक रूप से संभाव्य है, मतलब जितना हम लगाते हैं उससे हमें अधिक मूल्य प्राप्त होता है। तो ये काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हम देखते हैं चौथा पॉइंट पेट्रोलियम के ही अनुसार सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। तो आपको पता ही है जो हमारा सोसाइटी है, जो समाज है, उसमें वाहनों को और पेट्रोलियम उत्पादों का जो उपयोग होता है ये सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। मतलब जो हमारा पेट्रोलियम से संबंधित जो भी उत्पाद हैं, जो भी उससे बन रहे हैं, वो सामान्य रूप से हमारे समाज में स्वीकार किया जाता है और देखा जाए कि सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य है। तो जो हमारी परिभाषा का चौथा शर्त है कि सांस्कृतिक रूप से मान्य हो वही संसाधन है, तो यहाँ पर हमारा चौथा शर्त भी कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको संसाधन की परिभाषा आपको समझ आया होगा। मैंने उदाहरण लिया पेट्रोलियम का ताकि परिभाषा को आप याद करने की बजाय समझने की कोशिश करें। तो मैं एक बार और परिभाषा को पढ़ देता हूँ। पर्यावरण में मौजूद वह वस्तुएं जिन्हें हम अपनी आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ देखा पेट्रोलियम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है और जिन्हें बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। तो हमने देखा पेट्रोलियम को निकालने के लिए, शुद्ध करने के लिए हमारे पास
प्रौद्योगिकी है यानी तकनीकी मौजूद है तथा आर्थिक रूप से संभाव्य है। तो हमने यहाँ देखा कि पेट्रोलियम आर्थिक रूप से कैसे संभाव्य है, क्योंकि हम पेट्रोलियम निकालते जितने मूल्य लगाकर, जितना दाम लगाकर, उससे अधिक हमें प्राप्त होता है, तो आर्थिक रूप से संभाव्य है। और सांस्कृतिक रूप से मान्य कैसे है, क्योंकि पेट्रोलियम से संबंधित जो भी उत्पाद हैं जैसे वाहन हो गए, ये सब हमारे समाज में सामान्य रूप से स्वीकार किए जाते हैं, यानी सांस्कृतिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अभी हम एक नोट देखेंगे। तो दोस्तों हमने परिभाषा को थोड़ा सा विस्तार से समझा, लेकिन अब एक सवाल यहाँ उठता है, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए। जो हमने आपको यहाँ पीछे पढ़ाया कि सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए, आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए, अगर इन चारों शर्तों में से कोई एक शर्त पूरा ना हो तो क्या वो संसाधन कहलाएगा? तो इसका उत्तर है दोस्तों, नहीं कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर नोट के रूप में लिखा है, देखिए जैसे हमारे देश में गोमांस, अगर आप भारत में हैं तो गोमांस यहाँ पर सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य नहीं किया जाता। गोमांस को आप भोजन के रूप में नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समाज इसे स्वीकार्य नहीं करता। लेकिन कुछ देशों में, कुछ समाजों में यह भोजन के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो उन देशों के लिए गोमांस संसाधन है, लेकिन भारत के लिए संसाधन नहीं है। और मैंने इसे भाषा में यहाँ पर लिखा है अच्छे तरीके से। जैसे गोमांस कुछ देशों या समाजों में यह भोजन के रूप में संसाधन है, लेकिन भारत में इसे धार्मिक व सांस्कृतिक कर्म से स्वीकार्य नहीं किया जाता है, अतः यहाँ यह संसाधन नहीं माना जाएगा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बिंदु था यहाँ पर। अब एक संसाधन में के ही अंतर्गत एक हमारा पॉइंट बचा है कि जैसे अगर बात करें ना कि जो मनुष्य है, मनुष्य संसाधन को निर्मित करता है, निर्मित नहीं करता, मतलब इसके लिए अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मैंने लिखा है मनुष्य प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के बीच केंद्रीय कड़ी है। मतलब अगर नेचर नहीं होगा और प्रौद्योगिकी नहीं होगा और संस्थाएं नहीं होंगी, इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होगा, तो मनुष्य संसाधनों का सृजन व विकास नहीं कर पाएगा, संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएगा। तो मनुष्य प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के बीच केंद्रीय कड़ी हैं। इन तीनों के अंतः संबंध से ही संसाधनों का सृजन, विकास और उपयोग संभव है। अतः संसाधन जन्म से संसाधन नहीं होते, हमें उन्हें संसाधन में बदलना पड़ता है। और यहाँ हमने उदाहरण लिया है, आप देख सकते हैं हमने 3 यहाँ पर त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज एक ही बनाया है, और तीनों कोणों पर, पहले कोण पर प्रकृति रखा है, संस्थाएं रखे हैं और प्रौद्योगिकी रखा है, और बीच में मनुष्य है। तो इन तीनों के मिलने से ही संसाधनों का सृजन होता है, फिर मनुष्य उसे उपयोग कर पाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी पॉइंट काफ़ी आसानी से समझ आया होगा। तो दोस्तों थैंक यू। यहाँ पर हमने संसाधन को समझ लिया कि संसाधन की परिभाषा क्या है, उसके बाद उदाहरण लिया पेट्रोलियम का। आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये परिभाषा समझ आया और क्या ये आपको उदाहरण समझ आया और क्या वो आपको पॉइंट समझ आया। मैंने बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।